नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, मुस्लिमों के लिए देश का संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। किरण रिजिजू ने कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार का मांगा इस्तीफा। दिल्ली में फिर खुली पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार की पोल। विधानसभा में डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पेश। 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए तक पहुंचा। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बैठक के बाद लिया फैसला। सेबी ने विदेशी निवेशकों द्वारा अतिरिक्त खुलासे की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। एफपीआई निवेश सीमा को दोगुना करके 50,000 करोड़ रुपए करने का किया फैसला। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष विराम को लेकर सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक। दोनों पक्ष 3 साल से जारी संघर्ष को रोकने पर कर रहे हैं बात। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राज्यसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाला विधेयक पारित होने पर कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस कारण हंगामे के चलते उच्च सदन की बैठक को 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:35 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और हंगामा करने लगे। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, उनकी सोच बिल्कुल उनके दावे के विपरीत है। नड्डा ने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही। कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी खुद से प्रयास इन्होंने किया। वहीं हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जो लोग संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं, वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। One of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the Constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. We cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the Constitution of India. Reservation for it is extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar.
इस सब के बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक के मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से न तो किसी ने संविधान बदलने की बात कही है और न ही कहेगा। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं। लोकसभा में कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर लोकसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के संविधान बदलने वाले एक कथित बयान का उनका नाम लिए बगैर हवाला देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है तो उसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा चल रही है। 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो, मैं उसका निंदा करता हूं। झारखंड के गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि आज जबकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है, वहीं पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत आज दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने पिछले करीब 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 70 सालों में भारत सिर्फ 2 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन बीते 10 सालों में आज भारत करीब 4.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। पूरी दुनिया वित्त के मामले में कराह रही, अमेरिका हो, यूरोप हो, यूके हो, पूरे दुनिया की इकोनॉमी हिली हुई है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाहे IMF का रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो। वो सब ये कहती है कि भारत एक ऐसा सितारा बनकर उभरा है जिसने कि पिछले 10 साल में दुनिया को मात देते हुए अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी की तरफ अपने आप को खींचा। 2014 तक भारत की इकोनॉमी केवल और केवल 2 लाख करोड़ की थी, 2 लाख करोड़ डॉलर की थी। आज वो 10 साल में 4.5 लाख करोड़ डॉलर की है। 70 साल में आपने इस देश को 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी दी और हमने 10 साल में उसको लगभग 4.5 करोड़ ट्रिलियन डॉलर में जो है पहुंचा दिया है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता और डेप्यूटी CM DK शिवकुमार के बयान पर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाकर रुकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिला होते हुए भी 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? याद करिए, इन्होंने शाहबानो के जजमेंट को पलट दिया था ना। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, TMC की नेता ममता जी एक महिला है। इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था। वोट बैंक की पकड़ और जकड़ कितनी ज्यादा है कि
बड़े पार्टियों की महिला नेत्री भी महिला के लिए लाए गए कानून पर दब जाती हैं क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस संविधान के खिलाफ काम कर रही है। भारत के संविधान में रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को भी हमने कई बार कहा है, अभी फिर पढ़ दूंगा। आप बैकवर्ड जो हैं, बैकवर्डनेस के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। सीधा 4% मुस्लिम्स को हम दे रहे हैं रिजर्वेशन ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट इज सिंपली नॉट परमिसिबल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर भी आप किए जा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। खबरें भी और भी हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन डीटीसी के कामकाज पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं, बस सेवाओं की खराब स्थिति, यात्री सुविधाओं की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता जताई गई है। कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डीटीसी लंबे समय से वित्तीय घाटे में संचालित हो रही है, राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, जबकि परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक निगम ने 3,937 बसें संचालित की, जो आवश्यक 5,500 से काफ़ी कम थीं। सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए दिए गए कई सरकारी अनुदानों का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। धनराशि आवंटन और व्यय में पारदर्शिता की कमी पाई गई। डीटीसी की बसों की कुल संख्या मांग की तुलना में कम होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। वहीं कई बसें निर्धारित अवधि के बाद भी चल रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्कशॉप में उपकरणों और कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसके कारण खराब हो चुकी बसें समय पर नहीं चल पा रही हैं। कैमरों, अलार्म सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों की भारी कमी है। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा सीमित रूप से उपलब्ध है। कई बस स्टॉप पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। दिल्ली सरकार पिछली आप सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि पेंडिंग कैग रिपोर्ट की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। अप्रैल तक वित्त विभाग इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आपको बता दें कि कैग की ये तीसरी रिपोर्ट है दिल्ली विधानसभा के सदन में जो रखी गई है। इससे पहले शराब और मोहल्ला क्लिनिक पर रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि तत्कालीन विधानसभा की लोक लेखा समिति पीएसी या सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति सीओजीयू ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने भी सीएजी रिपोर्ट के पैरा पर अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिन्हें 3 महीने के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना होता है। उन्होंने कहा कि सीएजी के अधिकारी पूरे साल बहुत मेहनत करके विभिन्न विभागों का ऑडिट करते हैं और केवल गंभीर अनियमितताओं वाले पैरा को ही अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि पीएसी या सीओजीयू जब किसी मामले को उठाते हैं
तो विभागों का ये कर्तव्य है कि वे विधानसभा में अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करें, जिनको बाद में सीएजी ऑफिस द्वारा जांचा जाता है। उन्होंने कहा कि एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करने में विभागों की विफलता एक गंभीर कमी है, क्योंकि इससे ऑडिट की इतनी लंबी और विस्तृत प्रक्रिया पूरी तरह निरर्थक हो जाती है। तत्कालीन विधानसभा की पीएसी या कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। एक भी पैरा 10 साल में पीएसी ने और सीएजीयू ने। इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने भी सीएजी रिपोर्ट के पैराज पर अपने एक्शन। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोल रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारे सचिव और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और डीजी आईसीएमआर डॉक्टर राजीव बहल जी, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी मैडम आराधना पटनायक जी, जो मिशन डायरेक्टर भी हैं नेशनल हेल्थ मिशन में, और डॉक्टर अतुल गोयल जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, टीबी चैंपियंस, हमारे मिनिस्ट्री के सभी पदाधिकारीगण, हमारे विभिन्न प्रदेशों के आए हुए सचिवगण, नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स और हमारे विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के देवी और सज्जनों, आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर जहां हम 100 दिन का टीबी मुक्त भारत का अभियान को एक तरीके से इतिश्री कर रहे हैं और उसका समापन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आज के दिन हम आत्मचिंतन करते हुए अपना टीबी मुक्त भारत, इसको हम आज संकल्प के रूप में रीइटरेट भी कर रहे हैं। और रीइटरेशन के साथ साथ हम अपने संकल्प को रिजॉल्व करते हुए टीबी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, इस बात को भी हम समर्पित भाव से रिजॉल्व करते हैं, संकल्पित करते हैं। हम जानते हैं कि टीबी मुक्त भारत की यात्रा में we have seen lot of ups and downs, upheavals. We all know that it was in 2018 that Prime Minister Modi decided that we will eliminate tuberculosis in the year 2025. And we went on that very pace. But we all know that in 2020, the world faced a pandemic, and India also faced the same pandemic. हमारे को भी, हम भी उससे अछूते नहीं रहे और लगभग 2 साल सभी लोगों को उस पेंडेमिक से लड़ने में आप सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी का कमिटमेंट, और जब एसडीजी गोल्स 2030 तक है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नो, वी कैन डू इट, वी विल डू इट एंड वी हैव टू डू इट। तो वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज, और उस चैलेंज को रियलाइज करने के लिए पॉलिसी दृष्टि से देखा जाए तो वी हैव डिसाइडेड होल ऑफ द सोसाइटी एंड द होल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पार्ट रहा है कि वी आर नॉट वर्किंग इन साइलोस, वी आर वर्किंग टुगेदर। सो होल ऑफ द सोसाइटी, जिस जन भागीदारी की बात समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हम पहुँचे, उसकी चिंता करना, इसके साथ साथ सरकार में भी हम अकेले कोई विभाग कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है, ऐसा न मानते हुए हम सबको साथ लेकर के चलें। और इसीलिए अभी आपने जो छोटी सी फिल्म देखी, उसमें आपके ध्यान में आया होगा कि 22 लाइन डिपार्टमेंट्स हैव जॉइंड हैंड्स फॉर दिस टीबी मुक्त भारत,
and that is why we have been able to get such good results. तो whole of the society, whole of the government इस approach को लेकर के हम चले हैं. हमारा राजनीतिक कमिटमेंट, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कमिटमेंट ये इस बात से दर्शाता है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिसंबर 2025 तक हम चुप नहीं बैठेंगे और ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेशन करने में कोई भी, वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इसमें इनोवेशन का, साइंस का उपयोग और रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है. यहाँ डॉक्टर राजीव बहल जी बैठे हैं, डायरेक्टर जनरल ICMR. मैं उनके माध्यम से ICMR के तमाम साइंटिस्ट को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत हमारी लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान किया है. और जो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कमिटमेंट की बात है, यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने टीबी रिसर्च पर हैवी इन्वेस्टमेंट की है और उस हैवी इन्वेस्टमेंट का हमको नतीजा भी देखने को मिला है. अगर हम देखें तो भारत टॉप ग्लोबल पब्लिक फंडर में टीबी रिसर्च में 2018 से हम लोगों ने इस बात को शुरू किया और हमने डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स में और कटिंग एज हमारे साइंस के उसमें ब्रेक साइकिल को, ट्यूबरक्लोसिस के साइकिल को ब्रेक करने में बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की. उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है और जब मैं टेक्नोलॉजी कहता हूं तो ICMR का बहुत बड़ा योगदान है. इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए. आप सब लोग इसी क्षेत्र से हैं, इसलिए आपको मैं कुछ ज्ञान दूं इसकी आवश्यकता नहीं है, आपसे ज्ञान लेने की आवश्यकता है. लेकिन फिर भी सिर्फ याद दिलाने के लिए कि हमारे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीन्स 2015 में हमारे पास 121 मशीन्स थी. आज आपको जानकर खुशी होगी कि 8,540 हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीन्स. उसी तरीके से नए हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ का डिटेक्शन के लिए, टीबी के लिए पहले CBNAT, TrueNAT, अब पैथो डिटेक्ट टेस्टिंग किट, इंडिजिनस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट, ये भी आ गया है ICMR के बदौलत, जो कि टेस्ट के कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है और कैपेसिटी को भी एनहांस करता है. सो इट वर्क्स बोथ वेज, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड इंक्रीजेस द कैपेसिटी. मतलब अगर हम कहें तो इसमें 32 टेस्ट्स एट ए टाइम हो सकते हैं, यानी यू कैन डू 32 टेस्ट in one go. So you can understand imagine the number of people who can be tested in one go. तो ये इसके टेक्नोलॉजी के परफॉर्मेंस के कारण और उसमें हमारी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हुई है और डायग्नोसिस में भी हमको सफलता मिली है. उसी तरीके से क्वांटी प्लस RT-PCR टेस्ट किट है, ये भी हम लोगों ने इसको भी बहुत कंपैटिबल बनाया है. और ये जो क्वांटी प्लस RT-PCR मशीन है, ये RT-PCR मशीन, ये जो कोविड-19 की मशीन्स आई थी उसमें भी इसकी कार्ट्रिज फिट होती है, उसके लिए भी यूज हो सकता है. इस तरीके से इसका उपयोग करने का हम लोगों ने तय किया है और इसलिए हम इसको एक्सेसिबल, वाइड स्प्रेड और हमारी स्क्रीनिंग, इसके बेस को एक्सपैंड करने का हम प्रयास कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स विथ AI सपोर्ट, ये इसने भी बहुत बड़ा काम किया है और खास करके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी डिटेक्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसलिए इसको तो हम लोगों ने लागू किया ही. उसी तरीके से हम लोगों ने रेजिमेन को भी शॉर्टन किया है. 20 months ट्रीटमेंट हैज नाउ BPAL-M के माध्यम से इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 6 months. तो ये भी एक बहुत क्रांतिकारी कदम है जिसके कारण हम आज टीबी को मुक्त करने में एक बहुत बड़ा योगदान हम कर पा रहे हैं और एक पॉजिटिव. निक्षय मित्र, फिर निक्षय पोषण योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का एक बहुत बड़ा नतीजा है. वैसे अगर आप देखें तो निक्षय में 500 रुपीज़ पहले हम देते थे, अब हम 1000 रुपीज़ पर मंथ देते हैं. और प्राइवेट सेक्टर को हमने जो इन्वॉल्व किया, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन रहा है.
इससे पहले प्राइवेट का नोटिफिकेशन नहीं होता था और उस नोटिफिकेशन के बारे में उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे। आज उनको फ्री ट्रीटमेंट के लिए भी फैसिलिटी मिलती है और वो जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं या नोटिफाई करते हैं तो उसके चलते उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। तो प्राइवेट को भी हम लोगों ने मेन स्ट्रीमिंग की, निक्षय मित्र से पोषण में परिवार की भी चिंता की और जो हम 500 रुपए साल अब महीने का देते थे वह अब हम 1000 रुपीज पर मंथ का दे रहे हैं और इस तरीके से हम लोगों ने पोषण अभियान को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जो आया उसमें ग्लोबल डिक्लाइन जो है वो 8.3% है और हमारा डिक्लाइन 7.7% है, विच इज़ रिमार्केबल, मोर देन डबल, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से टीबी कवरेज वो जो 59% था ट्रीटमेंट कवरेज, वो ट्रीटमेंट कवरेज हैज़ इंक्रीज टू फ्रॉम 59% टू 85%, 85% तक बढ़ गया। और अब हम सब कहते हैं कि हम दुनिया में लीड ले रहे हैं, लेकिन अब ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में इंडिया मॉडल, वर्ल्ड इसको मान रहा है और इस इंडिया मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत ही संतोष देने वाली बात है। ये जो टीबी मुक्त भारत है ये अपने आप में 100 दिन का अनबिलीवेबल है। मुझे जब हम हरियाणा वालों ने बड़ी ताली बजाई, बहुत, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि शुरुआत आपके ही प्रदेश से हुई थी। उस समय चर्चा हो रही थी हरियाणा से क्यों शुरू कर रहे हो, क्या हम टीबी वाले हैं? हमने कहा नहीं, टीबी वाले नहीं है, टीबी मुक्त करने वालों में है। आज आपने उसको प्रूव भी किया है। तो ये जो उस समय की एक्सपेक्टेशन थी, तो हम लोग कहते थे little more than 2 lakh missed patients हैं, little more than 2 lakh, that is what you used to say 100 days before, am I correct? लेकिन आप सब लोगों ने मेहनत की और आज हम ये कह सकते हैं कि 12.97 crores यानी 13 crores individuals have been screened and 7.19 lakh TB patients have been found जिनको ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 लाख तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स निकले हैं। सो आउट ऑफ 7, एम आई करेक्ट? तो 2 लाख तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स निकले हैं जिसको हम जो हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं, फिर वो कोमॉर्बिडिटी के शिकार भी हो जाते हैं, डायबिटिक होते हैं, कई स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, HIV पेशेंट्स भी होते हैं। तो इन सब के लिए और भी तकलीफ की बात होती है। एक मुझे बहुत खुशी है, अभी मैंने नंबर नोट नहीं किया, लेकिन मोर देन 150 प्लस member parliaments have participated and more than 5,000 plus MLAs have participated and more than 10,000 plus पंचायत के सभी लोगों ने किया है। ये नंबर आप लोगों ने देखा ही। जन आंदोलन और जन भागीदारी का भी बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए मैं सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बधाई देता हूं और मिनिस्ट्री को शाबाशी भी देता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जन भागीदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इससे सिविल सोसाइटीज, NGOs, हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, सब लोगों ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। डॉक्टर्स, हमारे निक्षय मित्र, हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, दिन रात एक करके उन्होंने इस काम को आगे पहुंचाया है। तो मैं इस बात का संतोष करता हूं कि वर्ल्ड टीबी डे सिर्फ महज एक औपचारिकता नहीं है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इन इंडिया हैज बीन अ रियलिटी और सच में हम लोगों ने दिखाया है कि हम कर सकते हैं और उसको हम लोगों ने टैंजिबली हम लोगों ने किया है। आज 7 लाख से ज़्यादा हम टीबी पेशेंट्स को डिटेक्ट कर पाए हैं, उनका ट्रीटमेंट चलेगा, वो ठीक होंगे और हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। अभी तक हम लोगों ने एक हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में इस काम को किया था, बाद में हम लोगों ने
इसी प्रोग्राम को चलते चलते हम लोगों ने कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा, फिर कुछ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को जोड़ा। हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, टीबी को हराना है और इसलिए हम ये तय करते हैं कि अब ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपका उसमें सहयोग मिलेगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने सांसद साथियों को भी, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स, उन सबको हम इसमें जोड़ेंगे। यहाँ मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस मुक्त के अभियान में चीफ मिनिस्टर्स के साथ और हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। सभी चीफ मिनिस्टर्स ने बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा किया है और इसी कारण से ग्रास रूट लेवल पे हमें ये सफलता मिली है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्रियों का और स्वास्थ्य मंत्रियों को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ टीबी मुक्त भारत के इस वर्ल्ड टीबी डे के दिन। और जो सभी लोगों को जिनको आज पारितोषिक, उनको उनके काम के लिए जो उनको प्राइजेस मिले हैं, उसके लिए सभी स्टेट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। आप सब लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर ट्यूबरक्लोसिस की लड़ाई में हम सफल हों और भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि टीबी उन्मूलन के भारत के मॉडल को अब पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।